की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम या एनटीए नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार एक कहानी चंद्र देव से मेरी बातें, जो कि लिखी गई है राजेंद्र बाला घोष, जिसका दूसरा नाम है बंग महला। तो आपको पहला प्रश्न यह भी आ सकता है कि चंद्र देव से मेरी बातें यह रचना किसने लिखी है। तो दो नाम दिए गए होंगे या दोनों में से एक ऑप्शन एक नाम दिया जाता है। तो दोनों नाम सही है क्योंकि दो नाम है इनके, राजेंद्र बाला घोष, दूसरा है बंग महला। तो इसका प्रकाशन लगभग 1904 में माना जाता है। लेकिन इसकी और भी एक दूसरी कहानी है, दुलाई वाला, दुलाई बाली, जो कि पूर्ण कहानी मानी जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है दुलाई वाला, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907। जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907। कुछ लेखकों ने, जैसे कि हमारे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में निबंध उनका है नवनीत। नवनीत निबंध में उन्होंने कहा है कि जो चंद्र देव से मेरी बातें हैं, यह एक कहानी ना होकर एक निबंध है। इसलिए फिर हमारे साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी इसे पहली कहानी का दर्जा नहीं मिला है। अर्थात पहली कहानी यानी कि जो 1907 में आई थी दुलाई वाली, उसी को माना गया है, उसी को ही पहली कहानी का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें में क्या-क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चंद्रदेव में से मेरी बातें, जो हमारी लेखिका है, जो हमारी लेखिका राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महला जी हैं, इन्होंने चंद्रदेव से अपनी बातें जो हुई हैं, कल्पना के आधार पर जो इन्होंने बातें, जो इन्होंने निबंध लिखा है, या जिसे हम कहानी बोल रहे हैं, कहानी लिखी है, जो बातें इन्होंने चंद्रदेव जी से की है, वही इसमें दर्ज है और यह कहानी एक निबंध के रूप में है। तो शुरू करते हैं। वह कहती है, एक बेनती करती है, चंद्रदेव से प्रणाम करती हुई कहती है कि हे चंद्रदेव, आप कभी हमारे पृथ्वी पर आना। वह आमंत्रित करती हुई कहती है कि आप कभी हमारे पृथ्वी पर आना। कितने सालों युग हो गए आपको एक ही जगह पर काम करते हुए, एक ही कार्य दक्ष को का काम करते हुए। क्या आपके विभाग में कभी ट्रांसफर नहीं होती? क्या आपके विभाग में कभी बदली नहीं होती? या ऐसा कोई आपके यहाँ नियम नहीं है क्या? वह कहती है कि यदि आपको कोई छुट्टी मिले, कोई हॉलीडे हो तो आप कृपा करके हमारी धरती पर आना, भारत में आना। फिर वह पूछती है, आगे प्रश्न और करती है। वह कहती है कि क्या आपकी सरकार, आप इतना काम करते हैं लगातार, आप कोई छुट्टी नहीं लेते, तो क्या आपकी सरकार आपको पेंशन नहीं देती? क्या आपकी सरकार आपकी पदोन्नति नहीं करती, अर्थात आपको तरक्की नहीं देती? लेकिन यदि आप हमारे यहाँ भारत में आएंगे, हमारी धरती पर आएंगे, तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि हमारी सरकार तो लोगों को बहुत सारा लाभ देती है, साथ में वृद्ध अवस्था में पेंशन भी देती है। दूसरा क्या है कि जो हमारी सरकार के लोग काम करते हैं सरकार में, हमारा देश जंगलों में, पर्वतों में घूमकर जाने के लिए भी सुविधा देता है। अर्थात जो हमारी सरकार की नौकरी करता है, जॉब करता है, उन्हें फ्री में जंगल पर्वत घूमकर आने के लिए पैसे दिए जाते हैं। क्या आपकी सरकार, आपके विभाग में कुछ ऐसा तो नहीं है? फिर आगे बात करते हुए कहती है, क्षमा मांगती है चंद्रदेव जी से, माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे क्षमा करना, आप तो अमर हैं, आपको तो इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। आपका आपको तो अमरता का अर्थात अमर होने का वरदान मिला हुआ है। आप तो मृत्यु से, स्वर्ग से, नरक से दूर हैं, अर्थात आपको कोई इसी प्रकार का कोई डर या भय नहीं है। दोबारा फिर दूसरी बातें करती हुई चंद्रदेव से कहती है कि हे चंद्रदेव, क्या आप अंग्रेज जाति की सेवा करनी चाहोगे या अंग्रेजों की
नौकरी करनी चाहोगे तो हमारे यहाँ ना एक प्रभु हैं लॉर्ड कर्जन, उन्होंने मतलब इसका दर्जा दिया है लॉर्ड कर्जन को कि वो प्रभु हैं, वो बहुत सी नौकरियां देते हैं। और उनका एक ही मिशन था, जिसका उनका खुद का नारा था कि मिशन और मिशन, अर्थात वह भर्ती करते हैं और किससे कितना कमीशन खाना है, किससे कितना पैसा लेना है, वह तय करते हैं। यदि आपकी कभी इच्छा हो तो आप एक हॉलिडे लेकर, एक छुट्टी लेकर आ जाना और वहां पर आप पत्र लिख देना लॉर्ड कर्जन को, तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। तो इस प्रकार चंद्रदेव से बातें कर रही है बंग महिला। दूसरा, उन्होंने भारत के जो युवा वर्ग है उन पीढ़ी पर कटाक्ष भी किया है कि जैसे आपके विभाग में तो नौकरी आप कर ही रहे हो, कभी भी छुट्टी नहीं लेते, लेकिन हमारे यहाँ तो युवा वर्ग में क्या है, भारत में क्या है कि छुट्टी की ललायत लगी रहती है, लाइनें लगी रहती हैं। देश में युवा वर्ग आलसी हो चुका है, तो यहाँ पर युवा वर्ग के आलसी मनोवृत्ति पर भी व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि जो हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वह तो कोई काम ही नहीं करते। फिर वह कहती है कि अमावस्या के दिन तो आपको कम से कम छुट्टी मिलती होगी, तो कम से कम उस एक दिन के हॉलिडे पर ही आ जाना। मैं आपको भारत का भ्रमण तो नहीं करवा सकती, लेकिन एक कलकत्ता जो बहुत बड़ा शहर है, वहां पर मैं आपको कारखानों में, कारीगरों में, वहां की शिक्षा दीक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, यहाँ के लोग प्रलोग सब दिखा दूंगी। इसीलिए अमावस्या के दिन, जिस दिन आपको एक दिन हॉलिडे होगा, उस दिन आना। और आगे यही बात को आगे लेकर कहती है कि हमारे यहाँ तो जैसे देवताओं के वो जो उनके वाहन उठाते हैं, उनके पशु पक्षी बैल उठाते हैं, उनका हंस उठाता है, मोर उठाता है उनका वजन, उनका बोझ, लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य का बोझ तो एक सिर्फ चप्पल उठाती है, जिसकी कोई जाति नहीं होती। और चाहे हमारा यहाँ पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबका बोझ एक चप्पल उठाती है जो सभी के पैरों में पहनी होती है, और उसकी कोई जाति भी नहीं होती। लेकिन देवताओं का बोझ तो उनके पशु पक्षी जानवर उठाते हैं। फिर आगे वह चंद्रदेव से बातें करती हुई कहती है, अगली बात कहती है कि यहाँ पर तो बिजली का अध्ययन भी करने के लिए कहती है कि यहाँ पर आना, बिजली का अध्ययन करना। हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा वाले युवा हैं वह सिर्फ देखते ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम करने की हिम्मत भी नहीं करते। आप एक दिन छुट्टी लेकर आना, मैं आपको कलकत्ता का इंडियन गार्डन दिखाऊंगी। यहाँ पर की शिक्षा, यहाँ पर की जो विद्यावान सरस्वती है, उनके बारे में, हमारे ये जो विश्वविद्यालय पंडित जी हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। अगली बात फिर करती हुई बंग महिला कहती है, चंद्रदेव से बातें करती हुई कहती है कि हे चंद्रदेव, यहाँ आना, मैं आपको यहाँ के महाराजों राजाओं को भी दिखा सकूंगी जो सिर्फ पुतलियां की भांति ही हैं। किसी को भी प्रजा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। लेखिका ने यहाँ पर राजा महाराजाओं के पर कटाक्ष करते हुए बताया है। वह कहती है कि प्रजा की रक्षा करने वाला वर्ग इनके सामने नाचता है, अर्थात प्रजा दुखी हो या सुखी हो, इससे हमारे राजा महाराजा मंत्रियों शंत्रियों का कोई भी लेना देना नहीं रहा है। अर्थात सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपना काम करते हुए भी वह किसी का सोच नहीं है, सबको अपनी ही पड़ी हुई है, सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं। वह इस निबंध में चंद्रदेव से यहाँ आकर भूतल की स्थिति के बारे में बताना चाहती है। वह कहती है, आमंत्रित करती है बार बार चंद्रदेव को कि कभी ना कभी तो आपको छुट्टी मिलती होगी, हे चंद्रदेव हमारे यहाँ आना, मैं आपको पूरी धरती के दर्शन करवाऊंगी। पूरी धरती के दर्शन ना हो सके तो एक ही सिटी जो कलकत्ता इन्होंने कहा है उनके दर्शन कराऊंगी। अर्थात आपको अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा कि चिकित्सा हमारा यहाँ पर कैसा चल रहा है, कानून कैसा चल रहा है, शिक्षा कैसे चल रही है, और हमारे यहाँ डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं। तो यही बातें चंद्रदेव से मेरी बातें करती हुई बार बार लेखिका
हमारे भारत में चंद्रदेव को आने के लिए कहती है कि एक दिन की छुट्टी लेकर आना। जो हमारे देश में हो रहा है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने हमारे देश की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश की है कि हमारे देश की स्थिति कैसी भयानक हो चुकी है, कैसे गिर रही है। तो इसमें क्या-क्या मुख्य बातें हैं? जो मुख्य बातें हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि क्या लेखिका क्या कहना चाहती थी। तो सबसे पहले है शैली। जो इस निबंध या इस कहानी की शैली है वह मैं शैली में लिखी गई है। मैं शैली में लिखी गई रचना है, अर्थात वह खुद ही बात कर रही है चंद्रदेव से। जो कहानी का विषय है वह जातिगत है कि हमारे लोग जातिगत में भागों में बांटे गए हैं, एक दूसरे के साथ पक्षपात करते हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है। परिवर्तन की बात की गई है यहाँ पर इस कहानी में कि आप यहाँ आइए तो मैं आपको यहाँ पर परिवर्तन बताऊंगी क्या हो रहा है। अर्थात आदि काल से लेकर आधुनिक काल में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं। सरकार एवं कर्मचारी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है कि यहाँ आपको तो छुट्टी वहां पर नहीं मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो छुट्टियों की लाइन लगी रहती है। हमारे यहाँ तो सरकार पेंशन भी देती है और पर्वत पहाड़ घुमाने के लिए, सैर सपाटा कराने के लिए पैसे भी देती है। अगली बात करते हुए कहती है कि कलकत्ता की जो खासियत है उनके बारे में लेखिका ने बताया है कि खासियत के बारे में बताने की कोशिश की है कि कलकत्ता में क्या क्या कुछ खास है। और अगली बात, इस कहानी में एकता का सूत्र चप्पल को माना है जो सभी का बोझ उठाती है। जैसे कि हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उन पर भी व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। जैसे कि शिक्षा पर, बिजली पर, और तीसरा कानून पर। जो हमारी उच्च अवस्था है, उच्च शिक्षा है, उच्च अवस्था है, न्याय है, वो भी भ्रष्ट हो चुका है, कलंकित हो चुका है। युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर चोट की है कि हमारी जो युवा वर्ग है वह काम नहीं करना चाहती, सिर्फ पैसे ही लेना चाहती है। नौकरी तो करना चाहती है लेकिन काम नहीं करना चाहती, इसलिए वह आलसी हो चुकी है। हमेशा चश्मा पहनकर घूम कर आना उसे अच्छा लगता है। जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह तो मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वह काम करने से कतराते हैं। तो इस कहानी में इतना ही था। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। कल हम करेंगे अगली नेक्स्ट कहानी, इसी लेखिका की है, दुलाई बाली। शुक्रिया जी।